हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एराइज इलेक्ट्रिकल एकेडमी। हम आज आपको टेलीजेंस एंड रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में बताते हैं। तो हम देखते हैं टेलीजेंस थ्योरम। इस थ्योरम में ये बताया गया है कि जैसे दिस theorem can be applied any linear, non-linear, unilateral, time invariant, unilateral and bilateral time variant and time invariant element। मतलब ये थ्योरम लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, यूनिलेटरल हो सर्किट, बाईलेटरल हो सर्किट, टाइम वेरिएंट हो सर्किट, टाइम इनवेरिएंट हो सर्किट, सभी के साथ अप्लाई की जा सकती है। और कहाँ अप्लाई नहीं की जा सकती अभी आगे हम इसे भी बताएंगे। फॉर एनी सर्किट टोटल पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय सोर्स। इसमें ये है किसी भी सर्किट के लिए, इसमें टेलीजेंस ने ये बताया है कि किसी भी सर्किट में सोर्स के द्वारा जितनी पावर डिलीवर की जाती है, सिंक के द्वारा सेम उतनी पावर एब्जॉर्ब की जाती है। अदरवाइज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पावर शुड बी जीरो। अदरवाइज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पावर मतलब कि जितनी पावर सप्लाई की जा रही है सोर्स के द्वारा और जितनी पावर सिंक के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है, सभी का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो जीरो होता है। तो हम अभी इसे समझाते हैं किस प्रकार सर्किट के द्वारा। तो जैसे यहाँ लिखा है कि इससे बताते लिखा है कि लीनियर जहाँ ओम्स लॉ फॉलो होता है, नॉन लीनियर सर्किट जहाँ ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है वो नॉन लीनियर सर्किट होती। यूनिलेटरल सर्किट जैसे डायोड हो गया, वो केवल एक तरफ करंट मतलब कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, जैसे डायोड हुआ। बाईलेटरल में जैसे आर एल सी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस तीनों आ जाते हैं, जिसमें करंट चाहे जिस डायरेक्शन से फॉलो करें उसके करैक्टर में चेंज नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक में चेंज नहीं होता है। टाइम वेरिएंट फंक्शन क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या होता है, ये जनरली सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जैसे कोई सोर्स है, ठीक। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट हम बताते हैं। प्लस माइनस 5 वोल्ट का ये सोर्स है और ये कुछ पावर को डिलीवर कर रहा है, करंट आई है और ये रेजिस्टेंस R1 है, ठीक। उसके बाद ये प्लस माइनस 10 वोल्ट है बैटरी। उसके बाद यहाँ पे सोर्स R2 लगा है। तो ये पहले जैसे हम स्टार्ट किए इसको, पहले 5 सेकेंड में टाइम जब देखा 5 सेकेंड है तो हम 5 वोल्ट जाती थी, तो और अगले 6 सेकेंड बाद जो वोल्टेज सोर्स है उसका वोल्टेज 6 सेकेंड बाद क्या होता है, आफ्टर 6 सेकेंड बाद क्या होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, 10 वोल्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन हम इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे ये सर्किट है, इसमें t बराबर 5 सेकेंड पे 5 वोल्ट था और यहाँ पे 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी। ये क्या है, आपका 5 वोल्ट का सोर्स कहलाएगा, क्योंकि पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। और ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस सिंक होता है ऑलवेज, ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, रजिस्टर में पावर पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, I²R। ये सिंक की पावर ऑफ सिंक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर ऑफ सिंक। पावर ऑफ सिंक कितना, I² 2.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, 25 ही हम 625
मल्टीप्लाई 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक 12 दशमलव कितना आ गया 12.5 वाट। और ये पावर ऑफ सोर्स कितना है, पावर ऑफ सोर्स कितना है, वोल्टेज P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो V कितना है 5 वोल्ट है और I कितना है 2.5 एम्पियर है। 25 पंचे 125, 12.5 वाट। तो यहाँ पे देख रहे हैं पावर ऑफ सोर्स और पावर ऑफ सिंक। पावर ऑफ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं पावर ऑफ P सोर्स इक्वल टू P सिंक। मतलब ये कि यही टेलीजेंस की थ्योरम है कि पावर ऑफ सोर्स और पावर ऑफ सिंक किसी भी सर्किट में बराबर होती है। और टाइम वेरिएंट का मतलब हम बताते हैं कि t बराबर 5 सेकेंड पे हम देख रहे थे 5 वोल्ट है और 2.5 एम्पियर जा रही है, लेकिन t बराबर 8 सेकेंड पे हम देखते हैं कि उसी सर्किट में 10 वोल्ट हो गया और करंट 5 एम्पियर हो गया। तब क्या होता है, तो हम सेकेंड कंडीशन इसको लिख देते हैं, फर्स्ट इसको लिख देते हैं, सेकेंड मान लीजिए सेकेंड में t बराबर 8 पे हम देखते हैं कि टेलीजेंस थ्योरम जो कहते हैं कि टाइम वेरिएंट पे से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सब पे वैलिड होती है। तो ये पावर ऑफ सिंक कितना है, ये रजिस्टर आपका काम कर रहा है सिंक की तरह, जो कि पावर को एब्जॉर्ब करता है। इसमें प्लस यहाँ पे होता है, प्लस से जा रही है तो वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स पावर को डिलीवर कर रहा था। ये प्लस से जब बाहर की ओर जाती है करंट तो पावर डिलीवर होती है। उसके बाद यहाँ पे पावर ऑफ सिंक क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R। I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर है, 5 का स्क्वायर इंटू R, 25 गुणे 2 कितना आ गया 50 वाट। एक पावर कितनी है, पावर ऑफ सिंक कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है 50 वाट। कि पावर ऑफ सोर्स कितना है देखते हैं, P इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, P सोर्स इक्वल टू V इंटू आई। वोल्टेज कितना आपका 10 वोल्ट, करंट कितना है 5, पावर कितना आ गया 50 वाट। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरी कंडीशन में t बराबर 8 सेकेंड में टाइम बदल गया। t बराबर यहाँ 5 सेकेंड था, यहाँ टाइम 8 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका पावर ऑफ सिंक इक्वल टू पावर ऑफ सोर्स, या लिख सकते हैं P सिंक इक्वल टू P सोर्स इक्वल टू P सिंक। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि क्या हो, t बराबर 5 पे जो वोल्टेज करंट था उस पावर ऑफ सिंक जितनी पावर एब्जॉर्ब कर रही थी उतना पावर डिलीवर कर रही थी, लेकिन t बराबर 8 सेकेंड पे उसका वोल्टेज और करंट क्या होता है चेंज हो जाता है। तब भी क्या होता है पावर ऑफ सिंक जो एब्जॉर्ब करती है जो और जो डिलीवर करता है उसकी पावर क्या होती है इक्वल होती है। इसी को टेलीजेंस थ्योरम कहा जाता है। टेलीजेंस ने यही बताया है
for any circuit, total power delivered by source should be equal to total power absorbed by sink. वही तो जितना पावर सोर्स डिलीवर करता है उतना पावर सिंक एब्जॉर्ब करता है. अदरवाइज एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर शुड बी इक्वल टू 0. फिर हम इसके आगे बताते हैं कहाँ पे तेलिजेंस थ्योरम फेल हो जाती. तो जैसे हम पॉइंट 2 तक का डिस्क्राइब कर चुके थे, पॉइंट 3 में हम बताते हैं क्या है. पॉइंट 3 में दिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड फॉर व्हिच सर्किट सेटिस्फाइंग KVL एंड KCL. ये थ्योरम वहीं अप्लाई की जा सकती है जहाँ पे KVL और KCL अप्लाइड होता है. दिस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बिकॉज जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे एक लम्प्ड नेटवर्क होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है. तो हम आपको बता देते हैं एक लम्प्ड LUMPED लम्प्ड नेटवर्क होता है जिसका फिजिकल सेपरेशन ऑफ RLC पॉसिबल होता है, वो लम्प्ड नेटवर्क कहलाते हैं. और एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होते हैं ऐसे नेटवर्क जिनका फिजिकल सेपरेशन ऑफ RLC नॉट पॉसिबल. जिनको हम अलग अलग RLC में पता ही नहीं चलता कितना R है, कितना L है, कितना C है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेट जिसका फिजिकल सेपरेशन ऑफ RLC इज नॉट पॉसिबल, जिसका फिजिकल सेपरेशन नहीं पॉसिबल होता है. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फिजिकल सेपरेशन नॉट पॉसिबल या फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल होता है. ये लम्प्ड नेटवर्क होते हैं. तो यहाँ पे जैसे लिखा है दिस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क. ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे अप्लाइड नहीं होती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे KVL और KCL का नियम फेल होता है वहाँ पे. और जहाँ पे KVL और KCL सेटिस्फाई होता है वहीं पे टेलिजेंस थ्योरम अप्लाइड होती है. फिर देखते हैं 5वां पॉइंट, टेलिजेंस थ्योरम यूजेस बाथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, KVL है आपका, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, KCL है. तो KCL और KVL जहाँ सेटिस्फाई होता है वहीं पे तो टेलिजेंस थ्योरम लगाते हैं. और टेलिजेंस थ्योरम बहुत ला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करती है. तो यहाँ पे देख लेते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर समेशन ऑफ P इक्वल टू 0 होता, पावर ऑफ सिंक, पावर ऑफ सोर्स. या इसको इस तरह से VI मतलब होता है टोटल, VI और I का मल्टीप्लाई होता पावर P सिंक बराबर P सोर्स, सिंक P सोर्स. इस तरह से हम टेलिजेंस थ्योरम में इतनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आगे हम पढ़ते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम. तो यहाँ हम अब टेलिजेंस थ्योरम रेसिप्रोसिटी थ्योरम देखते हैं क्या होता है, कैसे प्रोसेस करता है और ये किस प्रकार हम इसको समझ लेते हैं एकदम आसान तरीके से. इन एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क इफ़ ए सोर्स ऑफ EMF E in any branch produce a current of I in any other branch, then the same EMF E acting in the second branch would produce the same current I in the first branch. इसका कहने का मतलब है
हम आपको एक फिगर से बताते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं कि ये एक नेटवर्क है जिसमें एक सिंगल सोर्स है जो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 लगा है और इस वाली ब्रांच में R2 वाली ब्रांच में I एम्पियर की करंट फ्लो करा रहा है। तो इन एनी लीनियर बायलेटरल पैसिव नेटवर्क भी होना चाहिए। मतलब इस ऐसे मान लीजिए हम आपको ऐसे नेटवर्क इसका एक बना देते हैं अंदर में। अगर इसको ऐसे कर दें तो एक नेटवर्क हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए? पैसिव नेटवर्क होना चाहिए। इसमें कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जो कि एनर्जी स्टोर कर ले। ठीक, तो इन एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क इफ़ ए सोर्स ऑफ EMF, इफ़ ए सोर्स ऑफ EMF, यही है क्या? EMF का सोर्स मान लो इसका E है। ठीक, E इन एनी ब्रांच प्रोड्यूस ए करंट। अब मान लेते हैं इस ब्रांच में एक करंट I प्रोड्यूस करता है। करंट प्रोड्यूस इन एनी अदर ब्रांच, अदर ब्रांच मतलब यही ब्रांच, ये वाला सोर्स करंट I इस वाले ब्रांच में I करंट प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या कहते हैं, हम यहाँ तक का पढ़ चुके, यहाँ तक हो गया। आगे बताते हैं इन एनी अदर ब्रांच, यहाँ तक हो गया एक लेसन, ये इसका हो गया। आगे बताते हैं देन ये क्या कहते हैं। आगे हम एक फिगर इसी सेम का और बनाएंगे। अब दूसरे वाले फिगर में हमने क्या किया है, यहाँ जो करंट आ रही थी R2 वाले ब्रांच में, R2 वाले ब्रांच में हम क्या किए, EMF लगा दिए। और R1 वाले ब्रांच में जहाँ पे EMF सोर्स लगा था हम वहाँ पे करंट फ्लो करा दिए थे। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यही उद्देश्य है कि अगर हम इनको म्यूचुअली चेंज कर दें, करंट यहाँ कर दें, सोर्स उठा के यहाँ लगा दिए, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर अमीटर लगा दें तो हमको करंट सेम वही मिलेगी जो यहाँ पे मिल रही, वही करंट इस ब्रांच में भी प्राप्त हो। हम इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने का प्रयास। तो इसमें हम देखते हैं इसका जो सोर्स अपान सोर्स है, ये क्या है, इसका रिस्पांस आया करंट I। इंटेलिजेंस रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है जो सोर्स और रिस्पांस का रेशियो होता है वो चाहे इसको, फिर हम क्या किए इसमें, इसको ये करंट इधर वोल्टेज सोर्स उठा के इधर लगा दिए सर्किट के दूसरे साइड, और इस इधर पहली साइड हम शॉर्ट करके करंट देख रहे हैं कितना आता है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अनुसार इनका रिस्पांस जो होता है, रिस्पांस ये I है, रिस्पांस अपान एक्साइटेशन इसको कहते हैं, या सोर्स एक्साइटेशन। रिस्पांस 500 एक्साइटेशन का जो रेशियो है I अपान E, अगर हम इसको म्यूचुअली चेंज कर दें तो ठीक, जैसे यहाँ पे अमीटर वोल्ट मीटर लगा, यहाँ पे अमीटर लगा दें धारा मापने के लिए। अगर हम यहाँ पे धारा मापने के लिए धारा मापी लगा दें और यहाँ पे उठा के वोल्ट मीटर लगा दें, जैसे इसमें किए हैं, यहाँ पे अमीटर लगा दें, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दें, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो रिस्पांस अपान एक्साइटेशन। अब हम इस नेटवर्क के लिए लिख रहे हैं एक्साइटेशन बराबर I डैश अपान E डैश। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अनुसार जो रेशियो होगा हमेशा इक्वल होगा, IE इक्वल टू I डैश अपान E डैश। यही है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। ये परमीय सिंगल सोर्स पे कार्य करती है कि वो इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम वहीं लागू होगी जहाँ पे सिंगल सोर्स आएगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट बना के वो लिख देते हैं। तो ये परमीय सिंगल सोर्स पर कार्य करती है। व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और सोर्स की पोजीशन आपस में बदल दी जाए तब भी ये अनुपात सेम रहेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर बीच में लगा होता है, उसके बाद सोर्स लगा होता है, उसको आपस में बदल दी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अनुपात
सेम रहेगा। नेटवर्क के अंदर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की इनिशियल कंडीशन जीरो होनी, जैसे वो लगा है कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, इनिशियली चार्ज नहीं होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए। होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है। होमोजेनिटी का मतलब इसमें 5 से गुणा कर दीजिए तो इसमें भी 5 से गुणा हो जाएगा और तब भी ये रेशियो अपना कांस्टेंट रहेगा। तो थैंक यू गाइस। आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम कंप्लीट होता है और इंटेलिजेंस थ्योरम भी कंप्लीट होता है, तो आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू गाइस।